हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम समीक्षा बरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी कि आप किन रिसोर्सेज का यूज़ करके टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब आपको पेड रिसोर्स खरीदनी है या नहीं खरीदनी, क्या आप फ्रीली रिसोर्सेज का यूज़ करके, मतलब जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके क्या आप क्रैक कर सकते हो। मैंने क्या किसी पेड बैच में एनरोल किया था या नहीं, तो मैंने टीसीएस एनक्यूटी के लिए किसी भी पेड बैच में एनरोल नहीं किया था। मैंने सिर्फ फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके टीसीएस एनक्यूटी को क्रैक किया है और उसमें प्राइम रोल को क्रैक किया है। तो अगर आपका टारगेट है टीसीएस एनक्यूटी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको टीसीएस की हायरिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एनक्यूटी में एप्टीट्यूड आता है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली 3 जो टाइप के एप्टीट्यूड आते हैं, क्वांटिटेटिव, वर्बल और हमारा लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिसोर्सेज को फॉलो करना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई है। जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे वही तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें ऐसा है कि आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे साइड में, और उनके साइड में आपको रिसोर्सेज हैं, वो फ्री यूट्यूब वीडियो लिंक है जिनको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपने ये पूरा टॉपिक्स जो इस शीट में मेंशन है, अगर आपने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो आराम से प्रिपेयर हो जाएगा टीसीएस के लिए। और अगर आपका एप्टीट्यूड हो गया, इतना आपने एप्टीट्यूड कर लिया, तो आपको चांसेस हैं कि निंजा रोल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको हाफ कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है, उनको निंजा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आती है, और जिनने एप्टीट्यूड कर लिया है उनके लिए नहीं आती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो आपका कंपटीशन है, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर सेफ साइड लेके चलो, अगर आप निंजा को टारगेट कर रहे हो तो आप टारगेट करो कि आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और उसी के साथ आपको एक कोडिंग क्वेश्चन का 3 to 4 टेस्ट केस पास हो जाएंगे, तो आप आराम से सेफ हो कि आपको निंजा के लिए 101% कॉल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डिजिटल के लिए आप टारगेट करो, तो डिजिटल के लिए आपको 1 या फिर 1.5 क्वेश्चन फॉर द सेफ साइड तो कंसीडर करके चलो। 1 क्वेश्चन भी करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में अगर आपने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो डिजिटल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है। ठीक है। और अगर आप प्राइम को कंसीडर कर रहे हो तो आप उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन को पकड़ के चलो कि आपको दोनों के दोनों ही सॉल्व करने हैं। लेकिन कुछ केसेस में 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी एनक्यूटी की प्राइम रोल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है। चलो, ये तो हो गई बात की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे आती है। अब हमें पढ़ना कैसे है कोडिंग के लिए। एप्टीट्यूड तो हमारा प्रिपेयर हो गया है, अब कोडिंग क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है। अब डीएसए के टॉपिक्स इतने सारे होते हैं, तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, एनक्यूटी में क्या आता है, लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं उनमें जो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन रहता है उसका लेवल ईजी रहता है, मतलब मोस्टली केसेस में ईजी रहता है। तो उसमें टॉपिक कौन से आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें बेसिक इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये इन सारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन जो इन सारी चीज़ों से सॉल्व हो जाएं, मतलब बेसिकली सॉल्व हो जाएं, वो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं एरे और स्ट्रिंग के आने के। मतलब ओवरऑल फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन में भी आपको एरे और स्ट्रिंग दिख सकता है, बेसिक एरे और स्ट्रिंग की क्वेश्चन। तो अगर मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है कोडिंग के लिए, फर्स्ट स्टेप। और जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको फोकस करना है एरे और स्ट्रिंग पे, और आपको एरे और स्ट्रिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 75 to 80% चांसेस रहते हैं कि जो दोनों कोडिंग क्वेश्चन है उनमें आपको एरे और स्ट्रिंग देखने को मिल जाए। सो इसीलिए आप एरे और स्ट्रिंग को तो बहुत ही अच्छे से करें। और जब आपका एरे स्ट्रिंग हो जाए और बेसिक जो आपका है वो कंप्लीट हो गया, तो इसमें चांसेस है कि आप एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लोगे। और इसके बाद अगर आपका ये सब जब अच्छे से कंप्लीट हो गया एरे स्ट्रिंग, उसके बाद आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। पहले जो टीसीएस एनक्यूटी होता था उसमें ग्राफ वगैरह कभी पूछा नहीं गया, लेकिन लास्ट ईयर जो टीसीएस एनक्यूटी हुआ था उसमें कुछ शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया था कि ग्राफ के क्वेश्चंस भी आए थे। तो जब आपका ये पूरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाए और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप एरे स्ट्रिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको बिल्कुल आगे मूव नहीं करना है। एरे स्ट्रिंग में कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि 80% चांसेस है कि एरे स्ट्रिंग से क्वेश्चन आएगा। तो पहले अपने 80% को मजबूत बनाओ, फिर उसके बाद आप फर्दर, जब आपका 80% प्रिपेयर हो गया है, फिर आप 20% की तरफ मूव कर सकते हो, और जो बेसिक है ग्राफ वगैरह के वो सब पढ़ सकते हो, ग्राफ और ट्री के। और 100% चांसेस है कि ग्राफ और ट्री के जो क्वेश्चन अगर इनकेस आया तो वो टफ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इजी और बेसिक क्वेश्चन होगा, जैसे कि ट्रेवर्सल रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका इंसर्शन डिलीशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही आ सकता है।
बाकी हाई चांसेस है कि आपको जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में से ही देखने मिलेगा क्वेश्चन दोनों। तो इसीलिए आप सबसे पहले एरे और स्ट्रिंग बहुत अच्छे से करके रहें। और इसके अलावा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि मतलब मैंने जो नोटिस किया है, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो कुछ हुआ, वो सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ऐसा होता है कि जो कंपाइलर रहता है ना टीसीएस को, वो इश्यू देता है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप एनक्यूटी में आप जब जा रहे हो एग्जाम देने, उससे पहले आप जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है कंपाइलर इश्यूज वाले, वो ज़रूर देख के जाना। और मेरे चैनल पे भी आपको एक कंपाइलर वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको इंटरफेस बताया है कि आपको कंपाइलर कैसा दिखेगा, वहाँ पे आपको कहाँ पे कोड लिखना है, कहाँ पे रन करना है, और जो इशू फेस करते हैं वो थोड़े बहुत मैंने उसमें बताए उन्हें। और इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख के जाना कंपाइलर के, ताकि आपको वहाँ इशू ना फेस करना पड़े। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि जावा जो लैंग्वेज जावा से कोड करते हैं, उनको एरर आता है ज़्यादा। तो इसीलिए मतलब मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा बहुत बेसिक C++ या पाइथन का भी देख के जाए, क्योंकि इनकेस फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब तो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है सिंटेक्स वाइज बस। तो इन केस अगर आपका जावा में नहीं चला, तो आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स आता है तो। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही हुआ था कि जब उन्होंने जावा का कोड लिखा था वहाँ पे, तो उनको इम्पोर्ट स्टेटमेंट में ही एरर आ रहा था। तो फिर उन लोगों को, कुछ मेरे फ्रेंड्स C++ से भी फैमिलियर थे, तो उन्होंने क्या किया था कि C++ में कोड कर दिया था, तो उनका एग्जीक्यूट होके सबमिट हो गया था। लेकिन जो बिल्कुल प्योर जावा वाले थे, उनका क्या हुआ था कि उनका सबमिट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनको थोड़ा इशू हो गया था, उनका सबमिट ही नहीं हुआ, तो जिस वजह से उनको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।